हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी। मेरा नाम है विशाल श्रीवास्तव। और देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी किसी भी एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए, वो होती है जब वो मैथ सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन की प्रॉब्लम। अब कैलकुलेशन का इशू इतना बड़ा क्यों है? तो देखिए, क्या होता है कि मैथ्स में जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आपके 25 क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, तो इस 25 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस तो होते हैं जिनको आप डायरेक्ट देख करके आंसर निकाल लेंगे, जो कि ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं होते हैं। लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको 8 से 10, अगर मान लीजिए 8 से 10 नहीं और कम करिए इसको, 7 से 9 करिए। 7 से 9 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको कैलकुलेशन, जिन क्वेश्चन से कैलकुलेशन काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को, मतलब आप इसकी थ्योरी पूरी जानते रहेंगे फिर भी इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। आप लास्ट स्टेज पे आके अटक जाएंगे, क्योंकि लास्ट स्टेज पे क्या होगा कि आपका एक बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव टर्म आ जाएगा और इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए मैथ्स में अब क्योंकि 9 क्वेश्चन, अगर आप इसका एवरेज भी लेते हैं तो 8 क्वेश्चन एक काफ़ी बड़ा मेजर पोर्शन होता है 25 का। ठीक है। तो इसीलिए ये कैलकुलेशन का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ के क्वेश्चंस में। ठीक है। तो आज हम यही बात करेंगे कि कैलकुलेशन के लिए क्या कर सकते हैं हम, कैलकुलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, या फिर कैलकुलेशन, जब कोई कहता है आपसे कि कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, कैलकुलेशन अपना तेज करो, बूस्ट करो, तो उसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। तो हम उन्हीं की बात करेंगे कि जो मेजर ऐसी चीज़ है कौन कौन सी जो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिससे आप आराम से कैलकुलेशन कर सकें किसी भी क्वेश्चन का, ताकि वो क्वेश्चन की थ्योरी आते हुए भी अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है आपका कितना ही मैथ पढ़ लीजिए आप। ठीक है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 7 बेस्ट, ठीक है, 7 बेस्ट मेथड्स फॉर फास्टर कैलकुलेशन। हम 7 मेथड्स की बात करेंगे। ठीक है। ये सातों मेथड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है। ये चीज़ें अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कम से कम कैलकुलेशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। ये 7 चीज़ें आप धीरे धीरे देखिए, ये ऐसा नहीं कि इन 7 चीज़ों को स्ट्रांग होने में ये एक दिन में स्ट्रांग हो जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है कि 10 दिन लगे, हो सकता है कि 15 दिन लगे, लेकिन ये 10 से 15 दिन भी तभी लगेगा जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो 10 से 15 दिन में ये सातों पॉइंट जो हैं, जो अभी इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, वो सातों के सातों कंप्लीटली स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हमारे वो 7 पॉइंट कौन कौन से हैं। ठीक। तो देखिए, चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। देखिए, हमारा जो पहला पॉइंट है वो सबसे कॉमन पॉइंट है, और ये बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि कैलकुलेशन स्ट्रांग करने के लिए आपको टेबल याद होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे मैथमेटिशियन हैं, मेरा मतलब है कि अच्छा मैथ है उनका, मैथ्स पे कमांड बहुत अच्छा है, लेकिन उनको टेबल ही नहीं याद है। देखिए, मैथ्स की थ्योरी समझना, उनके क्वेश्चन सॉल्व करना एक चीज़ है, और टेबल लर्न करना दूसरी चीज़। जैसे कि 19 का टेबल बहुत सारे लोगों को नहीं याद होता है, 17 का टेबल। तो आपको सबसे पहली बात कि 1 से 20 तक जो बेसिक टेबल है वो तो, खैर वो तो अभी तक आपको याद होना चाहिए था। अगर नहीं याद है तो सबसे पहले इसको याद करिए। ठीक है। सबसे पहले आप इस बेसिक टेबल को याद करेंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ आपको क्या याद होना चाहिए, अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो आप 20 से 30 तक का टेबल याद कर लीजिए। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 1 से लेकर के 30 तक कंप्लीट टेबल याद होना चाहिए। समझ गया? टेबल में आपको 1 से 30 तक टेबल याद होना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों को 15 तक टेबल याद होता है। ठीक है। 15 के बाद आपको 20 का टेबल याद होता है, 21 का टेबल बहुत ईजी होता है, 25 का टेबल बहुत ईजी होता है, और 30 का टेबल बहुत ईजी होता है। ठीक है। अच्छा, 25 है तो आप 35 भी बड़े आराम से याद कर लेंगे। ठीक है। 35 टू द 70, फिर उसमें जोड़ेंगे 105। ठीक है, क्योंकि जोड़ना ईजी होता है। अच्छा, अब बात करें आपसे 29 के टेबल की, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो असल में देखिए, आपको याद किसका करना है, आपको याद करना है 16 का टेबल, 17 का टेबल, 18 का टेबल, 19 का टेबल, 22 का भी टेबल बहुत ईजी होता है, बड़े आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है। 22 का टेबल याद करेंगे, एक तरीका क्या होता है, देखिए जो 22 का टेबल होता है ना, उसको आप स्प्लिट करिए 20 और 2 में, बस कुछ नहीं करना है, डबल करके जोड़ दीजिए। ठीक है। 20 टू द 40 होता है और 2 टू द 4 होता है। ठीक है। तो 22 का टेबल समझ रहे हैं आप, और इसके बाद 22 3 कैसे निकालेंगे, ये 60 हो गया, ये 6 हो गया। समझ रहे हैं? ऐसे करते करते आप निकाल सकते हैं। वैसे ये काम आप दूसरे चीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं 23 में, लेकिन उसमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है
कुछ रैंडम नंबर, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो 22 का भी टेबल आप ईज़िली आराम से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा 22 का हो गया, 22 के बाद 23 23, 24 26, 27, 28 और 29, ये टेबल हैं जो असल में आपको याद करने की ज़रूरत होगी मेरे हिसाब से। अगर आपको ये इतने टेबल से याद हैं पहले 16 17 18 19 के, तो 13 से लेकर के 29 तक सबसे पहला काम आपका ये है कि आप कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस में टेबल की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे 23, जैसे मान लीजिए ये लिखा 29 लिखा हुआ है, 29 इंटू 9, अब आप इसको गुणा करने बैठ जाते हैं। डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन फिर भी टाइम लगता है ना। अगर आपको टेबल याद होगा तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, समझ रहे हैं। अगर आपको टेबल याद होगा, देखिए गुणा कैसे करेंगे कि 9 9 ज़ा 81, यहाँ 1 हो जाएगा, 8 कैरी करेंगे आप, फिर 9 2 ज़ा 18 और 8 26, 261। लेकिन अगर आपको याद होगा तो जैसे टेबल आपको, जैसे अगर आपसे बोले कि 15 5 का कितना होता है, तो 15 5 75 डायरेक्ट आपको पता है, वैसे ही 29 9 आपको याद हो जाएगा 261। तो ये है ना, इट विल मेक योर कैलकुलेशन लॉट मोर ईजियर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट कि आपको टेबल याद करना है, ठीक। अब देखिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में आपको 2 3 चीज़ें हम समझाएंगे अभी। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन सबको करने आता है, लेकिन देखिए मल्टीप्लिकेशन भी आप कभी कभी छोटे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको किसी एक डिजिट का नंबर है तब तो आप आराम से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा है 28 इंटू 3, तो याद, ये तो आप टेबल भी याद किए रहेंगे तो भी हो जाएगा, और नहीं तो ये मल्टीप्लिकेशन भी ईजी होता है अगर टेबल नहीं याद है तो, ठीक है। ये 4 हो गया, 2 कैरी गया, 6 2 8 84 हो गया, समझ रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 2 डिजिट का नंबर दे, तो सबसे पहला नंबर हमारा है 11। आप 11 का मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजीली कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं। 15 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं, 25 से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब सीधे अगर मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है तो अगले स्टेप में आप उसका आंसर लिख सकते हैं। और 11 से लेकर के 19 तक के जितने भी नंबर हैं उनका अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन करना हो, 11 से 19 तक के बीच में जो नंबर हैं, अब देखिए 1 से 10 तक हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि 1 से 10 तक के नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो आप आराम से कर लेंगे। 9 गुणे 8 72, टेबल याद है ना आपको, इसीलिए इसीलिए देखिए टेबल याद करना इंपॉर्टेंट है। तो 11 से 19 तक के बीच में जो नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करने का भी तरीका हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर 11 से किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना हो, कोई 2 डिजिट की बात करें, ध्यान रखिएगा, 11 का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे 2 डिजिट नंबर में, 2 डिजिट में, ठीक है। इसको आप नोट लिख सकते हैं चाहे तो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बिलीव करिए, क्योंकि जब हम भी कैलकुलेशन करते हैं मॉक पेपर सॉल्व करते टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब देखिए आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई 2 डिजिट का नंबर है एक्स वाई, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो असल में आपको करना क्या होगा, देखिए कुछ नहीं करना है, आप एक्स लिखिए और वाई लिखिए और बीच में एक्स और वाई का सम डाल दीजिए। ये 2 डिजिट के नंबर की बात कर रहे हैं हम, ठीक, बीच में एक्स वाई का सम डाल दीजिए, ठीक है। देखिए इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 23 है, 23 गुणे 11 करना है आपको, तो ये क्या होगा, हम बोले 2 लिखिए, 3 लिखिए और बीच में 2 और 3 का सम 5 डाल दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। 11 से हो गया मल्टीप्लिकेशन, समझ रहे हैं आप। बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी होगी, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी। एक और एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। 62 है इंटू 11 है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये असल में बेसिक मल्टीप्लिकेशन से ही आता है, थोड़ा समझना पड़ता है आपको कैसे आता है, वो हम किसी और वीडियो में समझ लेंगे कि ये असल में होता कैसे है। अभी तो बस आप शॉर्ट तरीका जान लीजिए, क्योंकि 1.5 से 2 महीने में आपका पेपर हो ही जाएगा, तो उस टाइम पे ये चीज़ें काम देंगी। और ऑलमोस्ट आप सभी लोगों के सिलेबस कंप्लीट हो चुके होंगे, तो आप मॉक भी दे रहे होंगे, तो जो स्ट्रेटजी का मेथड है वो भी पढ़ चुका है कि लास्ट के 1.5 2 महीने में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है ताकि अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें, ठीक है। वो वीडियो अभी कल का वीडियो इस चैनल पे आ चुका है कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी में। तो देखिए इसको देखते हैं। 62 इंटू 11 कुछ नहीं करना है, 6 लिखिए, 2 लिखिए, 6 और 2 का सम 8, यहाँ लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर, समझ रहे हैं। ये 11 से मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम 15 से मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, हम 15 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए क्या करना होता है कि जो भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक, जैसे कि मान लीजिए आपसे 24 लिखा हुआ है इंटू 15 लिखा हुआ है, तो ये जो नंबर 24 लिखा हुआ है, आपको करना क्या है कि जो नंबर है पहले उसको आधा करेंगे, पहले उसको हाफ करेंगे, इसको हम स्टेप वाइज लिखते हैं ना। सबसे पहले क्या करना है, नंबर को हाफ करेंगे, जिसका मल्टीप्लाई 15 में करना है उसको हाफ करेंगे। दूसरे स्टेप में उसका ट्रिपल कर देंगे, 3 टाइम्स कर देंगे आप उसको।
पहले हाफ करना है। अच्छा, ये चीज़ें लिखने बड़ी लग रही हैं, फट से हाफ करके और फटाक से उसको 3 टाइम कर लेंगे और कुछ नहीं करना है, साथ में एक जीरो लगा दीजिएगा आप, वो आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? मतलब कि मेरा क्वेश्चन क्या था, 24 × 15। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर को हाफ किए, पहले यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं, पहले नंबर को आपको हाफ करना है, फिर थ्राइस करना है, फिर एक ज़ीरो ऐड कर देना है आगे। तो हाफ करेंगे 12 हो गया, ठीक। इसको थ्राइस करेंगे तो 12×3 = 36 हो गया और एक ज़ीरो लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं? अब ऐसे तो मल्टीप्लाई नहीं करने जाएंगे ना आप, यहाँ पे 24 लिखिएगा, यहाँ 15 लिखिएगा, फिर गुणा करिएगा, है ना, मतलब 5 20 लिखिएगा, फिर 2 कैरी करिएगा, फिर 5 दूनी 10, 2 12 लिखिएगा, फिर ऐसे इस तरीके से ना, ये बेवकूफ़ी भरा तरीका है, कुछ नहीं करना है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 16 लिखा हुआ है, गुणे 15 लिखा हुआ है, तो इसको हाफ करिए 8 हो गया, इसको हाफ करिए 8 हो गया, 3 से गुणा कर दिए 24 हो गया, 24 एक जीरो लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन को हम एक और तरीके से करना सीखेंगे जब अभी हम 11 to 19 के बीच का नंबर सीखेंगे, ठीक है। ये इसमें भी लाई कर रहा है ना, देखिए 11 से 19 के बीच में 16 भी आता है, 15 भी आता है, तो इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। अच्छा, अब देखिए ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हाफ कर रहे हैं, थ्राइस कर रहे हैं, जीरो बढ़ा रहे हैं, ये आ कैसे रहा है। तो देखिए, अगर किसी नंबर का यक्स पे 15 में गुणा करना है तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए 15 को आप लिख सकते हैं 30/2, सही बात है, और इस 30 को आप लिख सकते हैं 3/2 × 10। बस यही तो हम लोग कर रहे हैं हर बार। ये जो नंबर है इसको पहले हाफ कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद इसका 3 गुना कर ले रहे हैं और एक जीरो लगा दे रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए। इस 15 को हम लिख सकते हैं 3/2 × 10। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, आप पहले नंबर का 3 गुना करके भी हाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले 3 गुना करेंगे तो हो सकता है नंबर बड़ा हो, जैसे कि अगर 72 है, इसका 3 गुना करना थोड़ा मुश्किल होगा। मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन तुरंत ऐसे मतलब मन में हवा में करना मुश्किल हो जाएगा, तो पहले इसका हाफ कर लीजिए आप 36, अब 3 गुना आराम से कर लीजिए, है ना। ये 90 हो गया, ये 18 हो गया, समझ में आ रहा है। तो 108 हो गया इसका 3 गुना, और एक जीरो लगा दीजिए तो 15, 72 × 15 आ गया 1080। समझ गया। अच्छा, अब देखिए 25 की बात करते हैं। 25 का गुणा भी ईजी होता है। देखिए 25 से कैसे गुणा करते हैं, कोई नंबर एक्स है, एक्स क्या हम ले लेते हैं 23 ले लेते हैं, 23 नहीं लेते हैं, मतलब कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए जैसे 24 ले लिया। आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, आप किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं। 24 × 25 करते हैं। तो देखिए 25 से क्या करना है, सबसे पहले आपको उस नंबर का 1/4 निकालना है, और दूसरे स्टेप में कुछ नहीं करना है, आगे 2 जीरो ऐड कर देना है, आ गया आंसर आपका। 24/4 करिए, कितना आ गया, 6 आ गया, और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं आप, देखिए कितना ईजी है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर से करते हैं, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप बोलेंगे सर आप इवन ले रहे हैं, चलिए और ले लेते हैं, 21 × 25 करते हैं। तो पहले इसका बटे 4 करेंगे ना, तो 4 × 5 = 20, और 10 बचा, पॉइंट आएगा, 25 हो गया, यही होगा ना, 4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20। अब इसके बाद क्या करना है, 2 जीरो बढ़ाना है, तो 2 जीरो बढ़ाना है, 100 से गुणा करना है, तो कुछ नहीं, 5 × 2 = 25 आंसर आ गया आपका। अब इससे तो ईजी ही है ना, 21 और 25, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, आप जोड़ेंगे 5 2 5, इससे तो ईजी है ना, समझ रहे हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं कि 25 से गुणा असल में ये आ कैसा रहा है। तो जैसे कि x × 25 करना है, तो देखिए 25 को आप लिख सकते हैं 100/4, बस यही तो कर रहे हैं, पहले नंबर का 1/4 कर रहे हैं, फिर तो ज़ीरो बढ़ा दे रहे हैं। समझ में आ गया आपको? चलिए अब देखिए 11 से 19 तक के बीच का नंबर का गुणा कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका नंबर है 12 × 13, ये दोनों नंबर क्या हैं, ये दोनों नंबर 11 से 19 के बीच में हैं, ठीक है। देखिए करना क्या है आपको, इसको आप ऐसे लिखिए 12 और 13, कुछ नहीं करना है। देखिए पहले इन दोनों नंबर का जो यूनिट डिजिट में है उनका गुणा करिए, तो 3 दूनी 6 हो गया ना। अब इसके बाद इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। देखिए पहले इन दोनों का गुणा किया तो 6 आ गया, फिर इन दोनों को यूनिट डिजिट वालों को जोड़ दिए तो 5 आ गया। अब 10th प्लेस पे जो है उसको गुणा कर दीजिए, तो 1 आ गया, ये आंसर हो गया आपका। एक और देखिए 14 × 13 देख लीजिए, तो 14 × 13 को आप ऐसे लिख लेंगे ना, 14 और 13, यूनिट डिजिट का गुणा करिए, 4 × 3 = 12, 12 के 2 लिखिए, 1 कैरी कर लीजिए,
फिर जोड़ दीजिए, 7 हो गया, 7 में 1 जोड़ दीजिए 8, और 1 का गुणा 1 182, ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं? ऐसे आप इसका कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपको 19 और 18 करना है, तो गुणा करेंगे पहले, 9 8 72, 7 कैरी हो जाएगा, और 9 8 17 7 कितना हो गया, 17 7 24 हो गया, 4 लिख दीजिए, फिर 2 कैरी हो गया, अब 1 का गुणा 1 में करी 1 हो गया, 2 ऐड कर दीजिए तो 3 हो गया। समझ रहे हैं? ये थोड़ा ईजी हो जाता है करना इस ट्रेडिशनल वाले से। समझ रहे हैं? आप 9 8 72 करेंगे, आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, 7 कैरी करेंगे, 8 1 8 7 15 लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 9 करेंगे यहाँ पे, फिर 1 करेंगे, फिर ऐड करेंगे ना, तो इससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। इसका आप आराम से प्रैक्टिस करिएगा धीरे 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 धीरे। ठीक है, चलिए हम अगले थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। हाँ, थर्ड वो चीज़ है जो कैलकुलेशन में हेल्प करेगा आपका, वो है स्क्वायर एंड क्यूब। आप समझ रहे हैं? तो देखिए, ध्यान रखिए कि स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 50 तक पूरा। 20 तक तो लोगों को याद होता है, लेकिन आपको असल में एक्सटेंड करना है 30 तक और याद करना पड़ेगा। देखिए, मेहनत करना पड़ेगा कैलकुलेशन तेज करना है तो। और ये स्क्वायर वाली चीज़ जो है ना, ये आपको लाइफ में सिर्फ एक ही बार याद करनी होगी। पेपर भी एक ही बार देना ना, तो एक बार याद कर लीजिए। और क्यूब जो है ये सिर्फ आप 20 तक याद रखिए। ठीक है, तो स्क्वायर आपको कहाँ से याद रखना है, 1 से लेकर के 50 तक, और क्यूब आपको कहाँ से याद रखना है, 1 से लेकर के 20 तक। स्क्वायर और क्यूब निकालने का बहुत सारा तरीका यूट्यूब पे अवेलेबल है कि शॉर्ट में कैसे निकालें, आप उसको देख के वहाँ से भी सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है, तो स्क्वायर और क्यूब निकालना तो सीख सकते हैं आप, लेकिन फिर वही बात है, उसमें टाइम लगेगा। समझ रहे हैं? तो उससे अच्छा कि आप याद कर लीजिए, एक टेबल बनाइए, ज़रूरत होगी तो कमेंट करिएगा। हम मेरे पास पूरा टेबल चार्ट रखा हुआ है, हम उसको शेयर भी कर देंगे आपके साथ, पीडीएफ लिंक उसका कमेंट में, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। चलिए, तो स्क्वायर और क्यूब आपको याद रखना है। अच्छा, देखिए आप ना क्या कर सकते हैं कि अगर आपको 11 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद नहीं है तो आप निकाल भी सकते हैं। जैसे कि अभी जो हम लोग 11 से 19 वाला पढ़े, उसका यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, देख लेते कैसे निकालते हैं ना। जैसे 13 का स्क्वायर करना है आपको, तो कुछ नहीं, 13 गुणे 13 करना है, तो वैसे यूनिट का मल्टीप्लाई करिए यूनिट डिजिट का, तो 3 3 9 हो गया, जोड़ दिए 6 हो गया, 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 होना, ये आंसर हो गया। 17 का करना है, 7 7 49 9 हो गया, 4 कैरी हो गया, 7 7 14 4 18 के 8, 1 कैरी हो गया, 1 2 1 3 389, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने चौथे मेथड की तरफ कि कैलकुलेशन के लिए चौथी चीज़ क्या है जो आपको सीखनी है। तो देखिए, ये है रिवर्स परसेंटेज कैलकुलेशन। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है जो कि कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत यूज़फुल होता है परसेंटेज कैलकुलेशन में। जो आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे अब देखिए तरीका क्या होता है, इसको समझिए। इसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। हाँ, जो लोग जिनकी तैयारी पूरी होगी वो बिल्कुल जानते होंगे, अगर उन्होंने सीख रखा होगा तो। छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाती है। देखिए, आपको पता है कि जैसे अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि 29%, इसको रुकिए, हम एक ऐसा परसेंटेज लेते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए 26% ऑफ 26% है, समझिए 26% ऑफ 400 क्या होगा। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अब मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, 20% मान लीजिए, ये तो बड़े आराम से कर लीजिएगा, ऑफ 73। ठीक, और वहीं पर अगर आपको ये लिख दे कि 81% ऑफ मान लीजिए 50 लिख दे। अब इसको करिए आप, ये तो आप कर लेंगे आराम से। 73 इंटू 20/100 करेंगे, 5 से काटेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। लेकिन जब आपको ये करना होगा 81% ऑफ 50, तो ये आप कैसे करिएगा? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप 81 का मल्टीप्लाई इधर करिएगा। तो देखिए, रिवर्स परसेंटेज क्या कहता है, रिवर्स परसेंटेज ये कहता है कि अगर आप x% निकालना चाहते हैं y का, तो ये बराबर होता है y% ऑफ x के। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा है लेकिन कभी कभी ये बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन को छोटा कर देता है। छोटा तो है और ये काम यही करता है, बड़े बड़े कैलकुलेशन को छोटा कर देता है। देखिए, इसका यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको ये लिखा हुआ है 72% 72% ऑफ 75, ये कैसे करेंगे? आपको ये क्वेश्चन देखकर थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन में यहाँ लिख लेते हैं 72% इसका 75 का।
तो हम आपसे बोले कि आप जो ये लिख रखे हैं 72% ऑफ 75, तो रिवर्स परसेंटेज कैलकुलेशन के हिसाब से हम इसको ये लिख सकते हैं, उलट देंगे 75% ऑफ 72। अब ये ईजी हो गया। कैसे ईजी हो गया? 75% का मतलब आपको होता है 3/4 होता है 72, समझ रहे हैं? तो बस 4 से काटना शुरू करिए, समझ रहे हैं? 4 से आप आराम से काट देंगे इसको और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन वहीं अगर आपको ये करना हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हैं बात को? तो रिवर्स कैलकुलेशन यही कहता है, रिवर्स परसेंटेज कैलकुलेशन यही कहता है। अब देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो हम क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 84% ऑफ 25 क्या होगा? 25 का 84% कितना होगा? तो देखिए, अभी जो ऊपर हम फॉर्मूला लिखे थे उस फॉर्मूला के उस एक्सप्रेशन के हिसाब से हम इसको उल्टा कर सकते हैं, मतलब रिवर्स कर देंगे। 25% ऑफ 84 लिख सकते हैं हम। और ये क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इजी हो गया। 25% का मतलब 1/4 84, तो ये कट जाएगा 2 और 1, इसकी आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं आप? तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको हम बड़े आराम से रिवर्स परसेंटेज कैलकुलेशन के थ्रू कर सकते हैं। अब आप समझ चुके होंगे, तो इसको आप यूज़ करना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने अगले मेथड की तरफ, जो कि हमारा 5वां मेथड है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। देखिए, स्क्वायर रूट फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हर नंबर का स्क्वायर रूट आना चाहिए, हर नंबर का। कोई भी रैंडम नंबर लिख दिया जाए, जैसे अगर आपसे हम बोल दें कि 576, ये तो आपको पता होगा। लेकिन अगर हम बोल दें आपसे 571, लीजिए, समझ रहे हैं आप? आपको इसका भी निकालने आना चाहिए स्क्वायर रूट, ठीक है? और अगर मान लीजिए आपको कोई नंबर लिखा हुआ है जो नंबर काफ़ी बड़ा है, ठीक, 1024, अब इसका निकालते रहिए आप स्क्वायर रूट, समझ रहे हैं? तो स्क्वायर रूट निकालना आपको आना चाहिए। आपको स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हम एक वीडियो में सिखाएंगे अच्छे से कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अभी सिर्फ इस चीज़ को अगर आपने सीख रखा है बहुत अच्छी बात है। अगर आप तुरंत सीखना चाहते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ठीक है? बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। बस दिक्कत ये कि हर वीडियो में, मतलब किसी एक वीडियो में सारे तरीके नहीं सिखा रखे हैं, ठीक है? तो अब हम जो वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है, मेरा जो वीडियो आएगा कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी चैनल पे, उस वीडियो में हम ऑल मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट, एक ही वीडियो में हम स्क्वायर रूट फाइंड करने के सारे तरीकों को आपको सिखाएंगे, ठीक है? सारे जितने तरीके होते हैं सब सिखाएंगे। तो तब तक के लिए आप इस बात को ध्यान में रखिएगा और बाकी जगह से भी आप स्क्वायर रूट तब तक सीखते रहिए, ठीक है? और अच्छी बात है, फिर मेरा वीडियो आ जाएगा तो आप वहाँ से भी देख करके सारे तरीके एक ही जगह पे सीख सकते हैं, ठीक है? एवरीथिंग एट अ प्लेस। अब देखिए, जो हमारा छठवां तरीका है वो है डिवीज़न। देखिए, आपको डिवीज़न भी आना चाहिए, समझ रहे हैं आप? आपको डिवीज़न भी आना चाहिए। आप कहेंगे सर डिवीज़न तो आता ही हमको, बिल्कुल डिवीज़न आता है आपको। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर हम ये लिख दिए ना 250/3, अब करते रहिए आप डिवीज़न, समझ रहे हैं बात को? लंबा टाइम लग जाएगा। 7 लिख 21 करेंगे आप, 3 बार जाएगा, फिर यहाँ 4 बचेगा, फिर उसके बाद आप 4 बच जाएगा, तो सॉरी, इसको आप 4 बार ले जाएंगे। ये 3 है ना, रुक जाइए, 8 बार ले जाएंगे इसको आप। 8 लेके 24 से 1 बचेगा 10, फिर 83 पॉइंट, फिर 3 लिखेंगे, ठीक है? लेकिन अगर वहीं जब ये आ गया 317/7, तो टाइम लग जाएगा ना। मेरा ये मतलब है टाइम लग जाएगा लंबे कैलकुलेशन में, समझ रहे हैं आप? टाइम लग जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए, डिवीज़न फंसता कब है बताइए? असल में डिवीज़न तब फंसता है जब डिनोमिनेटर में 3 आए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए और 17 आ जाए, या फिर 19 आ जाए, 19, तो डिवीज़न फंस जाता है आपका। क्योंकि फिर कभी कभी डिवीज़न होता नहीं है। 2 से, 4 से, 8 से, 10 से आप आराम से डिवाइड कर लेते हैं, 5 से भी आराम से डिवाइड कर लेंगे। लेकिन ये नंबर जब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, ठीक है, ये नंबर क्या है? ये नंबर प्राइम नंबर है, ध्यान रखिएगा। ऑड तो है ही है, ये सारे प्राइम नंबर है जो खुद से कटेंगे और एक से कटेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो फंस जाता है। तो असल में आपको करना क्या है, आपको इनकी वैल्यूज़, अगर इन फ्रैक्शंस की वैल्यूज़ याद रख लेनी है। 1/3 0.33, ठीक, मतलब 333 होता है, 33 आप लिख लीजिए अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है? आप इसको 34 भी कर सकते हैं, ठीक है? तो 0.33 हम लिख लें। उसके बाद 1/7, ठीक है, 0.14, ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है,
1/11, ठीक है, 0.0, समझ रहे हैं आप, क्योंकि 100 हो जाएगा ना, 0.09, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। 1/13, 0.07। उसके बाद जो 17 है हम वो यहाँ लिख देते हैं, रुकिए हम इसको ऊपर करके लिख देते हैं 17। उप्स, जो 17 है ना उसको हम ऊपर करके लिखते हैं, थोड़ा सा और ऊपर। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं आपका 1/17, 0.05। देखिए क्या हो रहा है, 11, 13 और 17 ये तीनों प्राइम है। तो देखिए एक 17 में 5, जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे ये दो दो शिफ्ट हो जा रहा है। 11 है नीचे तो 0.09, 13 है, 2 बढ़ा तो ये 2 घट गया, 2, और फिर उसके बाद फिर से प्राइम आया अगला प्राइम तो ये 2 और घट गया। तो ई वैल्यूज़ आपको याद रखना है, इन सारी वैल्यूज़ को आपको याद रखना है, जिससे आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, कैलकुलेशन ईजी कैसे हो जाएगा, कहीं अगर मान लीजिए आ गया, जैसे 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.17, सही बात है ना। तो मान लीजिए कहीं ऐसा आ गया कि 17/7, देखिए कितना ईजी है, वैसे तो कोइंसिडेंटली हम एग्जांपल भी काफ़ी ईजी ले लिया। तो 17/7 है, अब देखिए 17 हो जाएगा, 1/7 की वैल्यू 0.17 पता है आपको। देखिए क्या हो रहा है, 17 का गुणा 17 में हो रहा है, इसको आप लिख सकते हैं नीचे 100 लिख देंगे, अगर आप नीचे अगर 100 लिख देंगे 17 × 17 हो जाएगा, तो 17 का 289 होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्क्वायर होता है, नीचे 100 है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये आंसर हो गया आपका। अब ऐसे आप डिवीजन करते जाइए, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें और भी कई जगह पे आपको थोड़ा ईजी समझ में आती हैं, ठीक है। चलिए अब अपने आखिरी मेथड पे चलते हैं, अगेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यूज़ ऑफ अप्रोक्सीमेशन। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब डिवीजन कर रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, तो हम लोग एग्जैक्ट आंसर के चक्कर में पड़ जाते हैं, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है कि 700/6.91, अब आप करिए इसको, अब आप करते रहिए इसको। मान लीजिए कि आंसर जो है, एक आंसर दिया हुआ है आपका, क्या कहते हैं, 100 के अराउंड दिया हुआ है एक आंसर आपका, दूसरा आंसर दिया हुआ है 80 के अराउंड, तीसरा आंसर दिया हुआ है 50 के अराउंड, चौथा आंसर दिया हुआ है 120 के अराउंड। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे अप्रोक्सीमेशन का। देखिए ऊपर 7 × 100 लिखा हुआ है, नीचे 6.9 लिखा हुआ है, तो जो 6.9 लिखा हुआ है इसको आप मान सकते हैं कि ये लगभग बराबर है 7 के। देखिए लगभग बराबर मानेगा, ये असल में 7 से थोड़ा सा कम है। अगर यहाँ पे 7 होता, क्योंकि ये 7 के बराबर है इसलिए हम 7 के लगभग बराबर है इसलिए हम इसको 7 मान रहे हैं। अगर यहाँ पे 7 होता तो इसका उत्तर कितना आता, 100 आ जाता। ठीक, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये मान लीजिए ऑप्शन बी को थोड़ा सा आप थोड़ा 100 से बड़ा कर दीजिए, 100 से बढ़ाइए, ठीक है। मान लीजिए 100 पॉइंट समथिंग या 101 के अराउंड, मतलब ये जो आंसर है हम कहना चाह रहे हैं कि अगर ये आंसर सही है तो देखिए आपको करना कैसे है कि ये 7 से थोड़ा सा कम है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होता जाता है आंसर उतना ही बड़ा होता जाता है। तो ये 7 से थोड़ा सा कम है ना, तो आंसर जो है वो 100 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, समझ रहे हैं। बिल्कुल वैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल 650 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 63 पॉइंट मान लीजिए 9 लिखा हुआ है, तो ये भी लगभग 65 के बराबर है ना, लगभग। अगर मान लीजिए आंसर आपका ऐसे लिखा हुआ है, आंसर 10 लिखा हुआ है, और उसके बाद 40 लिखा हुआ है, उसके बाद 2 लिखा है, उसके बाद 61 लिखा हुआ है, तो देखिए लगभग 10 के बराबर है, क्योंकि ये 65 एक बार में कट जाएगा, तो आंसर ये वाला आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करना आना चाहिए। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी ऐसे जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 31 × 32। अब करिए इसको, देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए कि 31 का गुणा 2 में कर लीजिए, इसको अलग रख लीजिए। तो 31 का गुणा 2 में किया कितना हो गया, 62, आराम से हो गया। अब 31 का गुणा 3 में कर लीजिए, तो कितना हो गया, 93। अब क्योंकि 3 10th प्लेस पे इसलिए आपको 0 लगाना पड़ेगा, अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 992 ये आंसर हो गया। ये भी अप्रोक्सीमेशन का टाइप होता है, हालांकि ये परफेक्ट अप्रोक्सीमेशन नहीं है, यहाँ पे आप एग्जैक्ट आंसर निकाल पा रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। ये भी एक तरीके का मल्टीप्लिकेशन है। जैसे 35 × 12 हो गया, कैसे करिएगा आप इसको। तो सबसे पहले देखिए ये 35 है ना, तो 10th प्लेस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 ही आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, आप 10th प्लेस पे से 0 लगा दीजिए, और 35 का गुणा जब आप 2 में करेंगे यूनिट वाले पे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। बस जोड़ दीजिए, 7 5 12, 420 आंसर आ गया। समझ रहे हैं आप, 420। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी ये सातों चीज़ें कंप्लीट हैं तो। समझ रहे हैं, एक बार समराइज़ कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, 7 मेथड से पहला मेथड है लर्न टेबल। आपको टेबल याद होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक याद होना चाहिए टेबल,
टेबल आपको 1 से 30 तक याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन 11 का तरीका समझा दी। 11 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, दोनों नंबर्स को लेफ्ट और राइट वाले को जोड़ के बीच में डाल देते हैं। 15 कैसे करते हैं, हाफ करेंगे फिर थ्राइस कर देंगे और एक जीरो लगा देंगे। 25 से कैसे करते हैं, बटे 4 करके 2 जीरो लगा देंगे। 11 से 19 के बीच में क्या करते हैं, यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर ऐड करके लिखेंगे, फिर उसके बाद 10th प्लेस का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और अगर कैरी बचेगा तो कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर कहाँ तक याद होना चाहिए आपको, तो स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 50 तक, ध्यान रखिएगा। और क्यूब कहाँ तक याद होना चाहिए, 20 तक। ठीक, अगला रिवर्स परसेंटेज कैलकुलेशन जो फॉर्मूला था, समझ में आ रहा है, याद है ना, कि x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x। ये आपको यूज़ में आएगा, आप आगे देखिएगा इस चीज़ को। स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसकी एक कंप्लीट वीडियो आएगी चैनल पे, जितने भी मेथड हैं, कंप्लीट मेथड, कंप्लीट नहीं असल में हमको इसको यहाँ पे ऑल लिखना चाहिए, ऑल मेथड इन वन वीडियो, ठीक है। इसके बाद छठवां क्या था, डिवीजन आपको पता होना चाहिए। इन सारे वैल्यूज़ को आपको याद करना है ताकि आप सीधे मल्टीप्लाई कर पाएँ, डिवाइड करने की जरूरत ही ना पड़े आपको, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज अलॉट मोर ईजियर देन डिवाइडिंग समथिंग ना। और अप्रोक्सीमेशन का रूल आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बाय बाय।